इग्नू से जो बीएड किया जाता है ओपन डिस्टेंस मोड में, उनका आज परीक्षा हुआ है। उस परीक्षा का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कुछ उस क्वेश्चनों को जानेंगे। इस क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बीएड कार्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा 2023, जो कि 8 जनवरी आज संपन्न हुआ है। इसमें पहला सेक्शन में हिंदी का सामान्य बोध है, ये 10 अंक का है। तार्किक विश्लेषण 20 अंक का है। शैक्षणिक सामान्य चेतना 25 अंक का है। शिक्षण अधिगम विद्यालय 25 अंक का है। और विषयगत क्षमता किसी भी एक विषय पर जिसमें आपको रुचि हो वो 20 अंक का पूछा जाता है। इस क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो है एक गद्यांश आया है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ना। यह संदेश विभिन्न विद्यालयों के उस प्रयोगों से आया है जिसमें किशोरवय बच्चे जिसको समस्याएं थी छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, दोनों ओर से उल्लेखित परिणाम आए हैं। अमेरिकी शोध के अनुसार शिक्षार्थी शिक्षण बहुत हद तक कंप्यूटरीकृत अनुदेशन को बेहतर है। अमेरिकी शिक्षक कहते हैं कि अन्य नवाचार में निरंतर सफलता अर्जित नहीं की है। इस प्रकार से एक गद्यांश आया है और इस गद्यांश का हम लोग लास्ट में चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार ट्यूटर सामान्यतः कक्षा में पठन अभ्यास नहीं करेंगे। लेखक के अनुसार ट्यूटर सामान्यतः कक्षा में पठन अभ्यास नहीं करेंगे क्योंकि इसका सही उत्तर होगा उनके अध्यापक इसे आवश्यक नहीं मानते हैं। उनके अध्यापक इसे आवश्यक नहीं मानते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ट्यूटर एक सफल शिक्षक बन सकते हैं, इसके मुख्य कारण हो सकता है। इसका मुख्य कारण होगा वे अपने शिष्यों की समस्या को समझ सकते हैं। इसका सही उत्तर यही होगा, उसके शिष्यों की मुख्य समस्या को समझ सकते हैं। बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कथन है यह किशोरों के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, सुझाता है कि किशोर क्या होंगे? किशोर अधिक स्वागत योग्य अनुभव करेंगे। यह इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। शिक्षार्थी शिक्षण को एक शैक्षणिक जादुई युक्ति कहा है क्योंकि इसमें सही उत्तर इसका चौथा होगा, यह एक श्रेष्ठतम परिणामों वाला साधारण विचार है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। ट्रिनिटी प्रयोग के सबसे अच्छे परिणामों में एक प्रयोग यह भी था कि ट्यूटर पढ़ने के भय को दूर करना सीख लेते हैं। यह गद्यांश पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पे। ट्यूटर अपने शिक्षकों की कठिनाई के प्रति अधिक संवेदी होते हैं क्योंकि वे अपने शिक्षकों की उस भावना को समझ लेते हैं जो उसके विद्यार्थी करते हैं। यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। उनका अपना पठन पहले बहुत मशीनी और एकांक की कथन में मशीनी क्या है? मशीनी एक विशेषण शब्द है। इसका मशीनी शब्द जो है एक विशेषण शब्द है, यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इस अनुच्छेद के लिए सबसे अच्छा शीर्षक क्या होगा? यदि आप गद्यांश पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें किशोर बालकों के रूप में किशोर शिक्षक की तुलना किया गया है कि बड़े बच्चे के द्वारा छोटे बच्चों को यदि पढ़ाया जाता है तो क्या परिणाम आता है। इसका सही उत्तर होगा किशोर शिक्षक। ए ऑप्शन इसका 1 नंबर सही इसका सही उत्तर है। इस अनुच्छेद या डेस प्रकार का भाग है। यह अनुच्छेद जो है एक प्रकार का प्रतिवेदन है। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो चुनना है। सही नहीं, ट्यूटर और शिक्षार्थी दोनों के पठन कौशल में सुधार होता है, ये कथन सही है। ये कथन आपका सही है। ट्यूटर महत्वपूर्ण अनुभव करते हैं जो विद्यार्थी का स्वागत करते हैं, ये भी सही है। ट्यूटर शिक्षार्थी के साथ बहुत धैर्य के व्यवहार करते हैं, ये भी सही है। और जो सही नहीं है वो उत्तर होगा 2 नंबर। ट्यूटर अपने शिक्षार्थी के लिए भविष्य की योजना बनाते हैं, ऐसा गद्यांश में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रीजनिंग है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है।
12 है, 143 है, 12 143 जैसे बना है उसी प्रकार से 2 से क्या बनेगा। यदि 12 का स्क्वायर कर दें तो 12 का स्क्वायर होगा 144, उसमें से एक कम करके 143 लिखा है। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर होगा 4, उसमें से एक कम करेंगे तो उत्तर होगा 3। इसका सही उत्तर 3 ही है। 12 नंबर पे आते हैं। 225:14 है, उसी प्रकार से 81 में क्या आएगा। 225 को हम जब देखते हैं तो 225 हम जानते हैं कि 15 का स्क्वायर है और उसमें से एक कम कर दिया, 15 के स्क्वायर में से एक कम करके 14 लिखा। उसी प्रकार से 81 जो है 9 का स्क्वायर है और 9 में से एक कम करेंगे उत्तर क्या होगा, 8 होगा। इसका सही उत्तर 8 होगा। 13 नंबर पे है ABD BCE, यहाँ पे एक एक करके बढ़ रहा है। इसी प्रकार से NOQ का अगला क्या होगा। N में एक बढ़ाएंगे O होगा, O का अगला P होगा और Q का अगला R होगा। OPR इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार से AZYB अनुपात CXWD, ये इसको यदि ध्यान से देखा जाए तो ये 2-2 करके बढ़ता है। A से C बढ़ा और Z से X हुआ। यहाँ ऊपर में 2 बढ़ता है फिर 2 कमता है। उसी तरह से यहाँ पे यदि बढ़ेगा तो ये B के बाद 2 घर बढ़ेगा तो D होगा और C का अगला 2 घर E होगा। C और शुरू में D होगा, लास्ट में E होगा। इसी प्रकार से बीच में कमने वाला इसका सही उत्तर 1 नंबर होगा, 14 का 1। यहाँ पे सीक्वेंस है, सीक्वेंस को देख के समझना है। इसमें दिखा रहा है 3 से 13 हुआ, 13 से 23 हुआ, फिर 43 हुआ, 53 हुआ, 73 हुआ। तो पूछ रहा है इसका अगला क्या होगा। हम जब इसको देखते हैं तो ऊपर में 10-10 करके बढ़ता है, फिर 20 बढ़ता है, फिर 10 बढ़ता है, 20 के बाद 10 बढ़ेगा, 73 10 83 इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद इसको 16 नंबर को देखते हैं। 16 नंबर में 5 है, 10 है, 20 है, 35 है। इसका अगला पूछ रहा है 35 का अगला क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन है। ऊपर में जब देखते हैं तो 5 10 हुआ है, 10 से 20 हुआ है, 10 बढ़ा है, 20 से 35 हुआ है, 15 बढ़ा है। तो अगली बार जो बढ़ेगा वो 20 बढ़ेगा। 35 प्लस 15 बराबर हो जाए, 35 प्लस 20 हो जाएगा 55। 55 इसका 3 नंबर का सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है BAC CBD के अगला क्या होगा। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये एक एक करके बढ़ रहा है। तो इसका C का अगला D होगा, C का अगला D होगा और B का अगला C होगा और D का अगला E होगा। ये सही उत्तर होगा 4 नंबर इसका 17 का। 18 नंबर में है MNAZ। इसी प्रकार से ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इसको हम यदि पाते हैं तो यदि लास्ट अक्षर को देखा तो यहाँ पे Z है, Y है, X है, W है, ये घट रहा है। तो W से पहले जो है आपका V होता है। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं A है और B है, C है, D है, D के बाद E है, E और V लास्ट वाला होगा। E और V हमको इस 2 ऑप्शन में मिलता है। 18 नंबर का ऐसे ही है। फिर रीजनिंग क्वेश्चन है, कूट भाषा में RATS को उल्टा दिया है, SATR लिखा है, स्टार हो गया है। उसी प्रकार से TOPS को स्पॉट लिख दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि SMART को उल्टाएंगे तो क्या होगा। सही उत्तर होगा TRAMS। सही उत्तर इसका 4 होगा। 20 नंबर में है BAR का कूट वर्ड RAB है, उल्टा दिया है। REAK का उल्टाने बाद KER होता है। यहाँ पे SREAR का उल्टाएंगे तो RAERS होगा। ये इसका सही उत्तर है। 21 नंबर में आते हैं तो देखते हैं क्या हम पाते हैं कि यहाँ लिखा RAC का कूट वर्ड 1 2 3 4 है, SPARK का कूट वर्ड 5 6 2 7 है। तो R का 1 हो गया, A का 2 हो गया, C का 3 हो गया, E का 4 हो गया। उसी प्रकार से S का 5 हो गया, P का 6 हो गया, A का 2 हो गया, R का 1 हो गया, K का 7 हो गया। तो आपसे इसको सेट करके बताना S कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है, P कितने पे है, 6 नंबर पे है, E कितने पे है, 4 पे है, A कितने पे है, A का कोड वर्ड यहाँ पे 2 है, K का कोड वर्ड यहाँ पे 7 है, E का कोड वर्ड 4 है, R का कोड वर्ड 1 है। यानी कि 56 42 7 41 जो है वही इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर होगा 21 का। 22 नंबर पे आते हैं।
22 नंबर में है 1 2 3 4 को कोड में 10 कहा गया, यानी इसको जोड़ दिया गया है। 3 4 5 6 को कोड में 18 इसको भी जोड़ दिया गया। तो आपको इसको जोड़ कर बताना है। 5 6 हो गया 11, 11 7 18, 18 8 26। इसका सही उत्तर 26 2 नंबर पे होगा। 23 में है कपिल उत्तर पूरब की दिशा में टहल रहा है। उत्तर पूरब यानी कि इस दिशा में टहल रहा है, बिल्कुल सही है। फिर वह दहिना मुड़ता है, इस दिशा में आ जाता है, और 1 मिनट के बाद वह फिर दहिना मुड़ता है। दहिना मुड़ेगा तो इस दिशा में। अब सवाल है, अब वह किस दिशा में घूम रहा है? इस दिशा में घूम रहा है। इस दिशा का नाम हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। सही उत्तर होगा 4 नंबर। 23 का 4 होगा। 24 में देखते हैं क्या कहता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, यानी कि वो एक आदमी है और वह आदमी पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। वह घड़ी के सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। घड़ी की सुई 45 डिग्री यहाँ तक आ गया, ये आपका 45 डिग्री आ गया। फिर वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमती है। 180 डिग्री यहाँ आ जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा। अब पूछ रहे, अब उसका मुँह किस दिशा की ओर है? इस दिशा को बोलते हैं, इस दिशा को बोलते हैं उत्तर पश्चिम। बिल्कुल सही। 24 का 1 नंबर होगा। अगला पेज में आते हैं। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आएगा? डिक्शनरी में इस वर्ड को सेट किया जाए तो अंग्रेजी के हिसाब से ABCDEFGH के क्रम में आएगा। यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो M और O सब में है। MO तो होगा ही। MO को यदि छोड़ दें तो यहाँ पे U है, M है, N है, V है। सबसे पहले इसमें से M वर्ड का प्रयोग होगा, इसीलिए डिक्शनरी में पहले M होगा। 25 का 3 सही उत्तर होगा। यदि हम इसको देखा तो इसमें कितने आयत हैं? यहाँ पे आयत की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसके अलावे एक आयत यहाँ भी है 7, एक आयत यहाँ भी है 8, एक आयत यहाँ भी है 9। ये कुल आयत हैं। इसके अगला क्वेश्चन पे है, 2 भाइयों में बड़ा भाई छोटे भाई से 3 वर्ष बड़ा है। 2 भाइयों में बड़ा भाई छोटे भाई से 3 वर्ष बड़ा है, तो 3 वर्ष के बाद बड़े भाई का छोटे भाई से दोगुनी होगी, तो छोटे भाई की आयु क्या है? इसको हम पहले मान लेते हैं छोटा भाई का उम्र x वर्ष है, तो बड़ा भाई का उम्र x + 6 हो जाएगा, जो कि बगल में किया गया भी है। इनके बाद फिर 6 वर्ष के बाद दोनों की आयु बढ़ेगी। छोटा भाई हो जाएगा x + 3 और बड़ा भाई हो जाएगा x + 9। बिल्कुल सही है। और छोटा भाई का दुगना हो जाएगा, 2 से गुना कर दिया, ठीक है। x + 9 ये भी सही है। 2x + 3, यहाँ पे 2 3 6 होता है। कैलकुलेशन गलत है इनका। इस प्रकार से इसका सही उत्तर इन्होंने 3 लिखा है। 3 इसका सही उत्तर होगा। एक पुरुष है आपकी बेटी का, क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपकी बेटी का माँ का पिता का पुत्र है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपकी बेटी का माँ का पिता का पुत्र है। आपकी बेटी की माँ आपकी पत्नी हुआ, आपकी पत्नी का पिता आपका ससुर हुआ, और ससुर का पुत्र आपका साला हुआ। सही उत्तर साला में लगा हुआ सही है। उसी प्रकार से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ABCDE मित्र हैं। कंडीशन है इसमें, B A से लंबा है, E से छोटा है, B D से लंबा है, C से छोटा है, E सबसे बड़ा है। यहाँ पे इसको सजाया है। D सबसे छोटा है, A बड़ा है, B मध्यम में है, C बड़ा है, E सबसे बड़ा है। इसमें पूछ रहा है किसकी लंबाई माध्यिका होगी। माध्यिका पूछ रहा है, मध्य में होगी लंबाई C, बिल्कुल B, बीच में। बिल्कुल सही उत्तर यही B ही है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। इनमें से कौन सा नाम अन्य नाम से भिन्न है, अलग है? जो अलग है उसको बताना है। इसमें भिन्न कौन है? इसमें भिन्न, यदि हम इसको देखें तो भिन्न हो गया। कौन सा नाम भिन्न है? BP सिंह है, चंद्रशेखर है, मनमोहन है, चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर आज़ाद आपका इस नाम में शामिल नहीं है, इस ग्रुप में शामिल नहीं है। चंद्रशेखर आपका आज़ादी के पूर्व
स्वतंत्रता सेनानी थे, बीपी सिंह, मनमोहन सिंह, एच डी देवगौड़ा, ये सब भारत के प्रधानमंत्री थे, इसीलिए अलग है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एपी सेंटर। एपी सेंटर का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा भूकंप से अधिकेंद्र। अधिकेंद्र भूकंप का ही एक हिस्सा एक आता है। भूकंप का सबसे निचले हिस्सा को अधिकेंद्र कहता है, जहाँ से भूकंप शुरू होता है। इसमें क्वेश्चन है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के रूप में 1986 के पुनर्वलोकन किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर होगा राममूर्ति समिति, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? पहला मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सही उत्तर होगा 1982 ईस्वी में किया गया था, और उसका नाम आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय था, और वर्तमान में उसका नाम भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय है, जो आंध्र प्रदेश में था। ये 1982 में शुरू किया गया था, और वह भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय था। इनका ये क्वेश्चन गलत है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 34 नंबर। सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने कराया? सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने कराया? सारनाथ में जो स्तंभ है उसका निर्माण किसने कराया? सही उत्तर होगा अशोक, सम्राट अशोक ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, बिंबिसार का बेटा था, उसने कराया था, अशोक ने। सम्राट अशोक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ सारनाथ का निर्माण कराया था। ये 250 ईस्वी पूर्व की बात है, और सारनाथ याद रखना उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में, संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? कितनी अनुसूची पूछ रहा है। संविधान में कुल 12 अनुसूची है। आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद जब संविधान निर्माण हुआ था, उस शुरू में मूल संविधान में 8 अनुसूची था, 4 बढ़ के अभी कुल 12 अनुसूची है, और अलग अलग अनुसूची में अलग अलग कार्य दिए गए हैं। किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना किया? आगरा शहर की स्थापना किसने किया? इसका सही उत्तर होगा सुल्तान सिकंदर लोदी ने। सुल्तान सिकंदर लोदी ने इसका स्थापना किया है। सिकंदर लोदी ने किया है, और सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में किया था, तभी मुगल वंश की स्थापना नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ए फेयरवेल टू आर्म के लेखक कौन है? ए फेयरवेल टू आर्म एक पुस्तक है। इस पुस्तक के सही उत्तर इस पुस्तक का सही उत्तर होगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे। यह किताब 1929 में लिखा गया था। 1929 में लिखा गया था। यह एक पुस्तक है, ए फेयरवेल टू आर्म्स के लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं। किताब 1929 में लिखा गया था। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी 1929 में ही आया था। पूरे विश्व में भयंकर अकाल 1929 में आया था। 1929 को आर्थिक मंदी का साल भी कहा जाता है। विश्व आर्थिक मंदी 1929 में आया था। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष पूछ रहा, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे उपाध्यक्ष एक पूछ रहा है। पहली बार उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया बने थे, और अध्यक्ष में नरेंद्र मोदी बने थे। इसकी स्थापना आपको भी याद रखना है, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नरेंद्र मोदी ने किया था। यह किनके जगह पे? योजना आयोग के जगह पे इनका स्थापना किया गया। योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग अभी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, बिल्कुल सही उत्तर है, और यह नदी गुजरात में है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर बोर्ड भारत में किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर आयकर को ही कहते हैं। बिक्री कर, उत्पाद कर, जो सेवा कर है, आपका प्रत्यक्ष कर आयकर से संबंधित है, जहां नगद कैश के रूप में ले लिया जाता है सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में निम्नलिखित में से किसे संबंधित नहीं किया जाता है? यानी कि वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? बैंक में जो जमा पूंजी है, हम लोग जो जमा करते हैं, वह जमा पूंजी बैंक की संपत्ति में गिनती नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दिया गया है?
वयस्क मताधिकार का सही उत्तर होगा 300 अनुच्छेद 326 के तहत सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, मत का अधिकार दिया गया है। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, ये इतिहास का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 1764 में लड़ा गया था। जजिया कर किसने फिर से लगाया, फिर से शुरू किया, औरंगजेब ने। और आपको याद रखना है औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। इसी के साथ ही मुगल काल का पतन होना शुरू होता है। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लगाया था। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। या मुगल काल का एक डेडलाइन माना जाता है, वहाँ से मुगल काल का पतन होना शुरू होता है। अगला है, किस बैंक ने भारत में पहला एटीएम लगाया था। भारत में पहला एटीएम जिससे हम पैसा निकालते हैं वो किस बैंक ने लगाया था। सही उत्तर होगा HSBC बैंक ने सबसे पहले मुंबई में लगाया था। और कब लगाया था, 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में HSBC ने मुंबई में सबसे पहले अपना एटीएम लगाया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनाया था। जो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने ही 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था, जो राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष सुनामी आई थी। इसका सही उत्तर होगा 2004। आपको याद रखना है 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था, जिसमें इंडोनेशिया एक अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, डूब गया था। तारीख याद रखना है 26 दिसंबर 2004 को भारत में भयंकर सुनामी आया था, 26 दिसंबर 2004 को। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, खरीफ फसल पूछ रहा है। जाड़ के समय में जो फसल लगाते हैं, जाड़ा के समय में जो फसल लगाते हैं उसे हम लोग रबी फसल कहते हैं। यहाँ पे गेहूँ जाड़ में लगाते हैं, जौ भी जाड़ में लगाते हैं, सरसों भी जाड़ में लगाते हैं। गेहूँ, जौ, सरसों ये हमारा रबी फसल है और बाजरा हमारा खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है। समुद्री सीमा सबसे लंबी है। आप जानते हैं कि भारत की समुद्री सीमा से सटे हुए कुल तटीय राज्य 9 हैं। 9 में से पश्चिमी घाट में 5 राज्य हैं, पूर्वी घाट में 4 राज्य हैं और सबसे लंबी सीमा गुजरात राज्य की है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनाया था। दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनाया था। इसका सही उत्तर होगा शाहजहाँ ने बनाया था। 1656 ईस्वी में शाहजहाँ ने बनाया था दिल्ली में जामा मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। खजुराहो में नहीं है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे पार्श्वनाथ का मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर है, विश्वनाथ का मंदिर है, लेकिन लिंगराज का मंदिर वहाँ पर नहीं है। यही नहीं वाला पूछ रहा, सही उत्तर लिंगराज होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्रवेश के लिए परीक्षा का सुझाव किसने दिया था। सही उत्तर होगा NCTE ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अशक्त व्यक्तियों के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर होगा 3 दिसंबर को। विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, 3 दिसंबर को। 1959 ईस्वी में किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया था। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान ने। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया था राजस्थान से। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कौन से किया था, राजस्थान से किया था। किसके जयंती पे, गांधी जी की जयंती पे 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद हम लोग इसका विद्यालय से संबंधित क्वेश्चन है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, खास करके शिक्षक संबंधित एग्जाम में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय का स्वरूप क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 5+3+3+4। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उससे भी कॉमन क्वेश्चन है, CCE का फुल फॉर्म क्या होगा। CCE कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी एक वाणिज्यिक बैंक के कार्यकलाप का उद्धृत करेंगे, यह किस प्रकार से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों पक्ष से। बिल्कुल इसका यही सही उत्तर है। अगला है 59 नंबर पे, वह विधि जो विद्यार्थियों को स्वयं सीखने की अपेक्षा करती है उस विधि को हम लोग कहते हैं खोज विधि। व्याख्यान विधि गलत है, प्रदर्शन विधि गलत है, व्याख्यान से प्रदर्शन दोनों गलत है, सही उत्तर होगा खोज विधि, बिल्कुल सही उत्तर है। 60 नंबर की बात करें तो इनमें से कौन सा लक्षण वैज्ञानिक अभिवृत्ति का वर्णन नहीं करता है, यानी कि कौन ऐसा है जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति का वर्णन नहीं करता है? मुक्त मस्तिष्क वाला बात जो है वैज्ञानिक अभिवृत्ति का वर्णन नहीं करता है, यानी कि 60 का सही उत्तर 4 ही होगा। अगला है क्वेश्चन 61 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या में अंतर को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? इसका सही उत्तर यही होगा, पाठ्य पुस्तक में मात्र शैक्षणिक विषय आते हैं, पाठ्यचर्या अधिगम अनुभव की संपूर्णता से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद को वर्णित कौन नहीं करता है? व्यवहारवाद को वर्णित त्रुटि और प्रयास व्यवहारवाद को वर्णित नहीं करता है। निष्ठा, सभी शिक्षकों ने निष्ठा का प्रशिक्षण भी किया होगा, खास करके निष्ठा का प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए ही किया गया था। इसका सही उत्तर होगा विद्यालयी शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण में निष्ठा पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया था? विद्यालय शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, ये 2017 में शुरू किया गया था। संज्ञानवाद के अनुसार संज्ञानवाद के अधिगम क्या होता है? नए और पुराने अधिगम को जोड़कर, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 65 नंबर पे है, एक अच्छी मनोरंजक गतिविधि किसका विकास करता है? अच्छी मनोरंजक गतिविधि किसका विकास करता है? यहाँ पे क्या भराएगा? मस्तिष्क और शरीर दोनों का विकास करता है, बिल्कुल सही उत्तर होगा मस्तिष्क और शरीर दोनों का विकास करता है। आज के संसार में ज्ञान का विस्फोट शिक्षकों से अपेक्षा रखता है, क्या अपेक्षा रखता है? अधिगम का सुसाधिकर्ता हो, अधिगम जो सुसाधिकर्ता, बिल्कुल सही उत्तर है, 1 नंबर का सही उत्तर होगा इसका, अधिगम जो हो सुसाध्य अधिकर्ता हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, निम्नलिखित में से क्या शैक्षणिक गतिविधि का क्रियाकलाप नहीं है? एक किताब को पढ़ना पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप नहीं है। एक क्लास में प्रश्नोत्तरी करना पाठ्य गतिविधि क्रिया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पाठ्य सहगामी क्रिया है, विद्यालय के पुस्तकालय में कहानी का पुस्तक पढ़ना पाठ्य सहगामी क्रिया, ये वाला ऑप्शन नहीं है, सही उत्तर 3 नंबर ही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा तंत्र में अनुदेशन मुख्यतः क्या करते हैं? टीवी के द्वारा आसानी से दूरस्थ शिक्षा को सब लोगों के तक पहुंचाया जा सकता है, और सही उत्तर इसका टेलीविजन द्वारा होगा। दृश्य श्रवण सामग्री, यानी कि जिसके द्वारा हम लोग देखते भी हैं सुनते हैं, वो बच्चों को इसको पढ़ाने में प्रयोग करते हैं, जैसे टीवी, प्रोजेक्टर, ये दृश्य श्रवण सामग्री में आता है। मोबाइल, इसमें से कहता है क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? दृश्य श्रवण सामग्री का प्रयोग से क्या सही नहीं है? इसमें बहुसंवेदी अंगों का प्रयोग करते हैं, आँख, कान, नाक, मुंह सबका प्रयोग करते हैं, नवाचार का सृजन करते हैं, बिल्कुल सही है। अमूर्त को मूर्त रूप में दिखाते हैं, ये भी सही है। लेकिन सरल संप्रतियों को, बातों को जटिल बना के दिखाते हैं, यही उल्टा है, ये गलत, यही पूछ रहा था, सही उत्तर 4 होगा। यूनेस्को के द्वारा जैक्स डेलर का रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? लर्निंग द ट्रेजर्ड विद इन, बिल्कुल सही उत्तर इसका 3 ही होगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर में, भारत में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। 1986 के तहत डाइट की स्थापना किया गया था, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, जिला शिक्षा संस्थान के संबंध में जो डाइट है इनकी स्थापना किया गया था। अगला है, कौन सा शिक्षण विधि शिक्षार्थियों की भागीदारी को इष्टतम और पूर्व सक्रिय बनाती है? यानी कि विद्यार्थियों की भागीदारी को इष्टतम बनाती है और पूर्व सक्रिय बनाती है। बच्चों से पढ़ाने से पहले यदि बातचीत किया जाए, विमर्श किया जाए, तो वो अधिक व्याख्यान विधि गलत है और प्रदर्शन विधि भी गलत है। सही उत्तर होगा 72 नंबर का 1 होगा, विचार प्रदर्शन की विधि। अगला क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन क्या है? एक प्रकरण को पढ़ाते समय आकलन करना योगात्मक मूल्यांकन है। एक जीवंत कक्ष में क्या उपस्थित संभव है? संभव हो वहाँ पे कभी कभी हंसी का शोर हो, या असंभव सा है।
एक शिक्षण में क्या सम्मिलित होना चाहिए? निकटता से बचना चाहिए, किसी भी बच्चों से हमें अधिक लगाव नहीं रखनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। शिक्षण में पढ़ाने के क्रम में हमें किसी एक बच्चों से या बच्चों से निकटता से बचना चाहिए। यही इसका सही उत्तर होगा। 75 का एक सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, आरसीआई का रूप क्या होगा? आरसीआई का पूर्ण रूप क्या होगा? आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसका सही उत्तर है। और आरसीआई का फुल फॉर्म रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सगे संबंधियों को सीखने को कौन सा उपागम व्याख्या करता है? समाजवादी रचनावाद, सामाजिक रचनावाद के तौर पे आता है। विद्यालय में विद्यार्थियों की समस्या समाधान के लिए किया जाने वाले शोध को क्या कहते हैं? मौलिक शोध कहते हैं। बिल्कुल सही है, मौलिक शोध। अभिवृत्ति में परिवर्तन का क्या किससे संबंध है? संज्ञानात्मक भावात्मक दोनों पक्ष में अभिवृत्ति, एटीट्यूड में जो चेंज होती है, एटीट्यूड चेंज करने से संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों पक्षों में जो एटीट्यूड। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार से जोड़ा गया है? सही उत्तर होगा 21A। 21A के तहत बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन विज्ञान से है। विज्ञान से इंद्रधनुष के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है, बैंगनी का सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के परिधि 82 नंबर में है, एक वृत्त के परिधि पर घूमती वस्तु में स्थिर क्या होता है? त्वरण उसका स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें से 83 नंबर पे क्वेश्चन है, एक सामान्य आंख में एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब? रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, वायु दाब को मापने के लिए आप किस यंत्र का प्रयोग करें? बैरोमीटर का, थर्मोमीटर का प्रयोग हम लोग शरीर के तापमान नापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर पे, जल का अधिकतम तापमान कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का अधिकतम तापमान होता है। सही उत्तर 3 नंबर बिल्कुल सही है। यदि एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर WE है और चंद्रमा भार WM है तो क्या होगा? पृथ्वी पर भार ज़्यादा होगा, चंद्रमा भार कम होगा। A नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार्बनिक तत्व निश्चित रूप से क्या, जैसे ही कार्बनिक तत्व की बात करते हैं उसमें कार्बन अनिवार्य तौर पर होगा। कार्बनिक तत्व में निश्चित तौर पर क्या होगा? कार्बन होगा। हीरा बने होते हैं, हीरा किसके बने होते हैं? क्वेश्चन है, हीरा किसके बने होते हैं? सही उत्तर होगा, हीरा बने होते हैं शुद्ध कार्बन के। हीरा बने होते हैं शुद्ध कार्बन के। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप होते हैं, अपरूप होते हैं, वो शुद्ध कार्बन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस को गर्म करने पर लाल फास्फोरस बदल जाता है, आयोडीन मिला दिया जाए तो प्रतिक्रिया तीव्र होती है। यहाँ पे आयोडीन क्या काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। जो किसी चीज़ को मोटिवेट कर दे, एक्टिवेट कर दे, वो उत्प्रेरक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च की पहचान आयोडीन के एक बूंद से प्रयोग करते हैं। स्टार्च की उपस्थिति जो मंड कहलाता है वह कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। बिल्कुल सही उत्तर है। गीगर मूलर काउंटर उपकरण का प्रयोग किस में होता है? इसका उपयोग करते हैं रेडियो एक्टिविटी में। जो विकिरण निकलता है, जो खतरनाक किरणें निकलती है, उसको मापन के लिए हम लोग रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिविटी के मापन में हम लोग गीगर मूलर काउंटर मशीन का डिवाइस का उपयोग करते हैं। जंग लगने के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है? जंग लगने के लिए क्या चाहिए? लोहा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी। जंग लगने के लिए 2 आवश्यक शर्त हैं, हवा और पानी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन रासायनिक यौगिक है? यौगिक होगा साधारण नमक, इसका सूत्र होता है NaCl। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी अंग शरीर में बाएं दाएं 2 भागों में होते हैं। वृक्क भी 2 होते हैं जिसको किडनी कहते हैं। फेफड़े भी 2 होते हैं। जो फेफड़े, हम लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने से फेफड़े में बीमारियां होती है। आँख भी 2 होते हैं। ये तिल्ली इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, टाइफाइड जीवाणु से होता है। बिल्कुल सही उत्तर है। सभी जीवों में श्वसन की क्रिया होती है। सभी सजीवों में किसकी क्रिया होती है? श्वसन क्रिया होती है। बिल्कुल सही उत्तर है।
मोलिब्डेनम एक है माइक्रोन्यूट्रिक। और लास्ट क्वेश्चन है 98 में, मोतियाबिंद किसका रोग है? आँख का रोग है। मोतियाबिंद में आँख कमज़ोर हो जाता है, खराब हो जाता है। 99 नंबर पे है, इनमें से कौन सा दांत पीसने का काम करता है? दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, चबरनक, अग्रचबरनक, भेदक। जो आगे का 4 दांत है वो कृंतक होता है, जो फाड़ने का काम आता है वो भेदक है। इसका सही उत्तर चबाने का जो काम करता है, पीसने का जो काम करता है वो चबरनक करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन की परत का क्षरण का मुख्य कारण क्या है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वातावरण में ओजोन की परत का क्षरण का क्या कारण है? वातावरण में ओजोन की परत का क्षरण के सल्फर डाइऑक्साइड भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सही है, नाइट्रस ऑक्साइड भी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी सही है। लेकिन इस चारों सही में से सबसे ज़्यादा सही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे CFC के नाम से जाना जाता है। ओजोन की परत का क्षरण का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन की परत का क्षय होने का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। यही इसका सही उत्तर होगा, ओजोन की परत के क्षय होने का। इस प्रकार से आपने अभी आज संपन्न हुए बीएड इग्नू का जो इंट्रेंस टेस्ट था उसका सभी क्वेश्चनों को आपने देखा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।